नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉइस टीवी के खास पेशकश युगांतर। मैं हूं आपके साथ जानकी। आज हम भारत के कानूनी और राजनीतिक इतिहास के उस सबसे बड़े मुकदमे के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने हमारे देश के लोकतंत्र की नींव को हिलाकर रख दिया। इस मुकदमे का नाम है एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला 1976। कानून की दुनिया में इसे बंदी प्रत्यक्षीकरण मामला या भारतीय न्यायपालिका का सबसे काला दिन भी कहा जाता है। यह पूरा मामला इस एक बुनियादी सवाल के इर्द गिर्द घूमता है कि क्या संकट या आपातकाल के समय देश की सरकार इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि वह अपनी मर्जी से किसी भी नागरिक को जेल में डाल दे या उसकी जान ले ले और देश की अदालतें चुपचाप बैठकर यह सब देखती रहे। यह मुकदमा दो ताकतों के बीच का टकराव था। एक तरफ थी सरकार की असीमित शक्ति और दूसरी तरफ थी एक आम नागरिक की आजादी और उसके जीने का अधिकार। इस गंभीर और ऐतिहासिक विषय को बिल्कुल आसान भाषा में समझने के लिए हम सबसे पहले जानते हैं एक सीधे और साधारण उदाहरण से। तो इसकी शुरुआत करते हैं। मान लीजिए कि आपके पड़ोस में दो लोगों के बीच किसी जमीन को लेकर पुराना झगड़ा चल रहा है। एक पक्ष ताकतवर है और दूसरा पक्ष कमजोर। मामला अदालत में जाता है और अदालत उस कमजोर व्यक्ति के पक्ष में फैसला सुना देती है। अब वह ताकतवर व्यक्ति जिसके पास पूरे इलाके के गुंडे और पुलिस को नियंत्रित करने की शक्ति है, वह गुस्से में आ जाता है और वह अपनी हार को पचा नहीं पाता और अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा देता है। और वहीं पुलिस से कहता है कि जो भी मेरे खिलाफ बोले या जो भी उस कमजोर व्यक्ति की मदद करे, उसे बिना किसी वारंट के, बिना कोई कारण बताए सीधे जेल में डाल दो। इतना ही नहीं, वह ताकतवर व्यक्ति कानून में ऐसा बदलाव करवा देता है कि जेल में बंद लोग अपने बचाव के लिए कोर्ट भी न जा सके और कोर्ट पुलिस से यह भी न पूछ सके कि तुमने इन्हें जेल में क्यों डाला। ठीक ऐसा ही कुछ हमारे देश में साल 1975 में हुआ था। यहाँ ताकतवर पक्ष थी हमारे देश की तत्कालीन सरकार और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और दूसरा पक्ष था राजनारायण नामक एक नेता। अदालत ने इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला सुना दिया था। अपने कुर्सी और सत्ता को बचाने के लिए सरकार ने पूरे देश में आपातकाल यानी कि इमरजेंसी लगा दिया था। सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया जिसके तहत पुलिस किसी को भी कहीं से भी उठा सकती थी और जेल में डाल सकती थी। जब लोगों के घर वालों ने अदालतों का दरवाजा खटखटाया तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा कि इमरजेंसी के दौरान हमारे पास इतनी ताकत है कि अगर पुलिस किसी बेकसूर को गोली भी मार दे तब भी अदालत हमसे सवाल नहीं पूछ सकती। और इसी भयंकर विवाद को हम कानून की दुनिया में एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला केस या बंदी प्रत्यक्षीकरण मामला कहते हैं। तो आइए अब इस पूरी कहानी को बिल्कुल शुरुआत से और गहराई से समझते हैं। वह फैसला जिसने देश की राजनीति हिला दी। इस केस की असली शुरुआत साल 1971 के लोकसभा चुनाव से होती है। उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और उन्होंने उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से भारी बहुमत से चुनाव जीता था। उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले समाजवादी नेता राजनारायण इस हार से संतुष्ट नहीं थे। उनका मानना था कि इंदिरा गांधी ने यह चुनाव ईमानदारी से नहीं बल्कि बेईमानी से जीता है और राजनारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए सरकारी पैसों, सरकारी गाड़ियों और सरकारी अधिकारियों का गलत इस्तेमाल किया है, जो कि हमारे देश के चुनाव कानून के तहत एक गंभीर अपराध है। यह मुकदमा इलाहाबाद हाई कोर्ट में 4 साल तक चला और 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरे देश की राजनीति में भूचाल ला दिया। जज ने इंदिरा गांधी को सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करने का दोषी पाया और उनका चुनाव रद्द कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि इंदिरा गांधी अब सांसद नहीं रही और अगले 6 साल तक वे कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकती। इसका सीधा सा मतलब यह था कि उन्हें प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा। इस फैसले से पूरी सरकार हिल गई। इंदिरा गांधी इस फैसले के खिलाफ तुरंत सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें थोड़ी सी राहत देते हुए कहा
कि जब तक इस मामले की पूरी सुनवाई नहीं हो जाती तब तक वे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठी रह सकती है, लेकिन वे संसद की किसी भी कार्यवाही में वोट नहीं डाल सकती। जी हाँ, आपातकाल की घोषणा, हाईकोर्ट का फैसला आते ही पूरे देश में इंदिरा गांधी के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। विपक्ष के बड़े नेता जैसे जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी सड़कों पर उतर आए और प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग करने लगे। दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल रैली हुई, जिसमें जयप्रकाश नारायण ने सेना और पुलिस से भी अपील कर दी कि वे सरकार के किसी भी गैरकानूनी आदेश को मानने से इनकार कर दें। इंदिरा गांधी को लगा कि अब उनकी सत्ता उनके हाथ से जाने वाली है। अपनी कुर्सी और सरकार को बचाने के लिए उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जिसने भारतीय लोकतंत्र को अंधकार में धकेल दिया। जी हाँ, 25 जून 1975 की आधी रात को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर देश के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने पूरे देश में आंतरिक अशांति के नाम पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी, यानी कि इमरजेंसी की घोषणा कर दी। अगली सुबह ऑल इंडिया रेडियो पर इंदिरा गांधी की आवाज गूंजी, जिसमें उन्होंने कहा कि भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, लेकिन इसमें आम नागरिकों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। मगर असलियत इसके बिल्कुल उलट थी। यह आपातकाल देश को किसी बाहरी दुश्मन से बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी राजनीतिक सत्ता को बचाए रखने के लिए लगाया गया था। दमन चक्र और मीसा कानून का खौफ। आपातकाल लागू होते ही सरकार ने सबसे पहला काम विपक्ष की आवाज को कुचलने का किया। 26 जून की सुबह होने से पहले ही जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मोरारजी देसाई जैसे देश के सैकड़ों बड़े नेता उनके घरों से उठाकर जेलों में बंद कर दिया गया। उनको वहां से उठा के जेल में डाल दिया गया। अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई ताकि कोई भी सरकार के खिलाफ खबर न छाप सके। देश में पूरी तरह से सेंसरशिप लागू कर दी गई, यानी सरकार की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। इन गिरफ्तारियों के लिए सरकार ने एक पुराने कानून का इस्तेमाल किया, जिसका नाम था मीसा, यानी कि आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम। यह कानून सरकार को यह ताकत देता था कि वह किसी भी ऐसे व्यक्ति को जेल में डाल सकती है जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो। लेकिन आपातकाल के दौरान सरकार ने इस कानून में कुछ ऐसे खतरनाक बदलाव किए जो किसी भी तानाशाही देश में होते हैं। सरकार ने कानून बदल दिया कि अब पुलिस जिसे भी गिरफ्तार करेगी, उसे यहाँ बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है, जैसे कि हमने पहले उदाहरण में बताया था। उसे कोर्ट के सामने पेश करने की भी जरूरत नहीं थी, यानी पुलिस जब चाहे, जिसे चाहे, जितने समय के लिए चाहे जेल में बंद रख सकती थी। जब हाई कोर्ट ने दिखाया साहस, तब शिवकांत शुक्ला की एंट्री, इसको जानते हैं। जब देश के हजारों नेताओं और आम नागरिकों को बिना किसी जुर्म के जेलों में ठूस दिया गया, तो उनके परिवारों के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, अदालत। देश के अलग अलग राज्यों में लोगों ने वहां के हाई कोर्ट्स का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने बंदी यानी कि प्रत्यक्षीकरण की याचिका दायर की, और इस याचिका का सीधा सा मतलब होता है कि हमारे बंद व्यक्ति को कोर्ट के सामने पेश करो और बताओ कि उसे किस जुर्म में पकड़ा गया है और उन्होंने क्या किया है। ऐसे ही एक व्यक्ति थे शिवकांत शुक्ला, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक राजनीतिक कार्यकर्ता थे। उन्हें भी पुलिस ने मीसा कानून के तहत उठाकर जेल में डाल दिया था। शिवकांत शुक्ला की पत्नी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट और उनके जैसे कई लोगों ने मध्य प्रदेश, दिल्ली, बॉम्बे के हाई कोर्ट्स में याचिका दायर की। जब ये मामले अदालतों में पहुंचे तो सरकारी वकीलों ने कोर्ट में खड़े होकर एक अजीब दलील दी। सरकार ने कहा, चूंकि राष्ट्रपति ने आपातकाल लगा दिया है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित यानी कि सस्पेंड कर दिया है, इसलिए अब देश का कोई भी नागरिक अदालत नहीं आ सकता। सरकार ने कहा कि अदालतों को यह याचिकाएं तुरंत कचरे के डिब्बे में फेंक देनी चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी में कोर्ट के पास कोई पावर नहीं है। लेकिन देश के 9 अलग अलग हाई कोर्ट्स ने
अद्भुत साहस का परिचय दिया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट जैसे न्यायालयों ने सरकार के इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया। हाईकोर्ट्स ने कहा कि भले ही देश में इमरजेंसी लागू हो और मौलिक अधिकार सस्पेंड हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि पुलिस अपनी मर्जी से किसी भी बेकसूर को जेल में डाल देगी। सरकार को यह साबित करना होगा कि उसने जिस व्यक्ति को पकड़ा है वह कानून के दायरे में रहकर पकड़ा है, और हाईकोर्ट्स ने इसके बंदियों को रिहा करने के आदेश भी दिए। हाईकोर्ट्स के इस फैसले से इंदिरा गांधी सरकार बुरी तरह से बौखला गई और सरकार को लगा कि अगर हाईकोर्ट्स इसी तरह लोगों को छेड़ते रहे और छोड़ते रहे तो आपातकाल का पूरा मकसद ही फेल हो जाएगा। इसलिए सरकार ने इन सभी हाईकोर्ट्स के फैसले के खिलाफ देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। जबलपुर के कलेक्टर एडीएम के माध्यम से यह अपील की गई थी, इसलिए इस केस का नाम भी वही पड़ा था, एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला। सुप्रीम कोर्ट में महाभारत, क्या सरकार कानून से ऊपर है? ये भी सवाल था। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट की 5 सबसे वरिष्ठ जजों की बेंच के सामने आया। इन 5 जजों में शामिल थे चीफ जस्टिस एएन रे, जस्टिस एम हमीदुल्लाह बेग, जस्टिस वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएन भगवती और जस्टिस एचआर खन्ना। पूरे देश की नजरें इस सुनवाई पर टिकी थी। सबको लग रहा था कि देश की सबसे बड़ी अदालत नागरिकों की जान और उनकी आजादी की रक्षा करेगी। अदालत में सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे थे देश के अटॉर्नी जनरल नीरज डे। उन्होंने कोर्ट के सामने जो दलीलें दी, उन्हें सुनकर कोर्ट रूम में बैठे लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। नीरज डे ने तर्क दिया था कि हमारे संविधान में लिखा है कि आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सस्पेंड कर सकते हैं, जिससे संविधान का अनुच्छेद 21 भी शामिल है। और अनुच्छेद 21 वह कानून है जो हर नागरिक को सम्मान से जीने और अपनी मर्जी से जीने की आजादी देता है। सरकार के वकील ने कहा कि चूंकि अनुच्छेद 21 सस्पेंड हो चुका है, इसलिए अब देश में नागरिकों के पास जीने का कोई कानूनी अधिकार नहीं बचा है। सुनवाई के दौरान जज एचआर खन्ना ने सरकार के वकील से एक बहुत ही तीखा और ऐतिहासिक सवाल पूछा कि जस्टिस खन्ना ने पूछा, मिस्टर अटॉर्नी जनरल, मान लीजिए कि पुलिस का कोई अधिकारी किसी नागरिक से अपनी पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए या उसकी जमीन हड़पने के लिए उसे गोली मार देता है या उसे जान से मार डालता है, तो क्या आपातकाल के दौरान उस मृत व्यक्ति का परिवार अदालत आकर यह कह सकता है कि पुलिस ने गैर कानूनी काम किया है? क्या अदालत तब भी कुछ नहीं कर सकती? पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। सब देखना चाहते थे कि सरकार का वकील इस पर क्या जवाब देता है। अटॉर्नी जनरल नीरज डे ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, हाँ माय लॉर्ड, इमरजेंसी के दौरान अगर पुलिस किसी बेकसूर नागरिक को जान से भी मार दे, तब भी कानून अदालत सरकार या पुलिस से कोई सवाल नहीं पूछ सकती। जब तक इमरजेंसी लागू है, तब तक नागरिकों के जीवन पर सरकार का पूरा नियंत्रण है और अदालतें लाचार हैं। यह एक ऐसा बयान था जिसने साफ कर दिया कि सरकार देश को पूरी तरह से तानाशाही में बदलना चाहती थी। नागरिकों के वकीलों का पलटवार अगर हम समझें तो प्रकृति का एक बहुत बड़ा नियम, सबसे बड़ा नियम सामने आया था। दूसरी तरफ से देश के सबसे बेहतरीन और बहादुर वकीलों ने आम नागरिकों को जेल में बंद नेताओं का पक्ष रखा। उन्होंने सरकार की इस क्रूर दलील का पुरजोर विरोध किया। नागरिकों के वकीलों ने कहा कि जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ, कोई ऐसी चीज नहीं है जो सरकार ने हमें तोहफे में दे दी हो। यह अधिकार तो हमें प्रकृति ने दिया है, भगवान ने दिया है। जब इस दुनिया में कोई संविधान नहीं था, जब कोई सरकार नहीं थी, तब भी इंसान के पास जीने का अधिकार था। और वकीलों ने तर्क दिया कि हमारा देश एक लोकतंत्र है, कोई राजा महाराजा का शासन नहीं है जहां राजा की मर्जी ही कानून होती है। हमारे देश में कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ चलता है। अगर संसद की कोई कानून जैसे मीसा बनाया है तो पुलिस को उसी कानून के दायरे में रहकर काम करना होगा। पुलिस ने अपनी मर्जी से किसी को भी जेल में नहीं डाल सकती। वकीलों ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति का आदेश सुप्रीम कोर्ट आने से रोक सकता है, लेकिन वह राज्यों के हाई कोर्ट्स की ताकतों को खत्म नहीं कर सकता। हाई कोर्ट्स के पास हमेशा यह अधिकार रहेगा
कि वो नागरिकों को पुलिस के अत्याचार से बचाए। वह फैसला जिसने न्यायपालिका के इतिहास पर कलंक लगा दिया। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद 28 अप्रैल 1976 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना वह फैसला सुनाया जिसे आज भी भारतीय न्यायपालिका के इतिहास का सबसे काला दिन कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों में से 4 जजों ने सरकार के डर के आगे घुटने टेक दिए। चीफ जस्टिस A.N. रे, जस्टिस बेग, जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस भगवती ने 4:1 के बहुमत से सरकार के पक्ष में फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के आदेश के बाद देश के किसी भी नागरिक के पास यह अधिकार नहीं है कि वह अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ किसी भी अदालत में जाए। सरकार और पुलिस को यह पूरी छूट है कि वह किसी को भी जेल में बंद रखे और कोर्ट इसमें कोई दखल नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट ने देश के उन सभी 9 हाई कोर्ट्स के फैसलों को पलट दिया जिन्होंने नागरिकों को रिहा करने के आदेश दिए थे। इस फैसले ने देश के कानून को पूरी तरह से पंगु बना दिया और पुलिस राज को कानूनी मान्यता दे दी। तभी जस्टिस H.R. खन्ना का ऐतिहासिक साहस को जाने। लेकिन इस घने अंधेरे में भी एक जज ऐसा था जिसने अपनी रीढ़ की हड्डी को झुकने नहीं दिया और वे थे जस्टिस हंसराज खन्ना। जी हाँ, उन्होंने बाकी के 4 जजों से अलग अकेले सरकार के खिलाफ और देश के नागरिकों के पक्ष में अपना फैसला लिखा। जस्टिस खन्ना ने अपने फैसले में लिखा, भले ही देश में आपातकाल लागू हो, लेकिन किसी भी सरकार को यह अधिकार बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता कि वह अपने नागरिकों को कीड़े मकोड़े की तरह समझे। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार संविधान से भी पुराना है। अगर हम आज सरकार की इस दलील को मान लेते हैं तो हमारे देश के नागरिकों की जान और माल की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। कानून का शासन कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकता। अगर पुलिस बिना किसी कानून के लोगों को जेल में डालेगी तो हमारे लोकतंत्र और एक तख्ता पलट वाली तानाशाही में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। जस्टिस खन्ना भली भांति जानते थे कि इस सच को बोलने की उन्हें क्या कीमतें चुकानी पड़ेगी। फैसला सुनाने की पिछली रात उन्होंने अपनी बहन से कहा था, मैंने अपना फैसला तैयार कर लिया है। मुझे पता है कि इस फैसले के बाद मेरी मुख्य न्यायाधीश बनने की कुर्सी छीन जाएगी, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे सरकार के आगे झुकने की इजाज़त नहीं देता। और ठीक वैसा ही हुआ। जनवरी 1977 में जब चीफ जस्टिस A.N. रे रिटायर हुए तो वरिष्ठता के नियम के अनुसार जस्टिस खन्ना को देश का मुख्य न्यायाधीश बनना था, लेकिन इंदिरा गांधी सरकार ने उसे बदला लेने के लिए उनकी वरिष्ठता को दरकिनार कर दिया और उनसे जूनियर जज जस्टिस M.H. बेग को चीफ जस्टिस बना दिया। जस्टिस खन्ना ने इसके विरोध में उसी दिन अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपनी कुर्सी गंवा दी, लेकिन उन्होंने देश के करोड़ों नागरिकों का दिल जीत लिया और इतिहास में अमर हो गए। इमरजेंसी का अंत और जनता का न्याय। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सरकार का दमन और तेज हो गया, लेकिन कोई भी तानाशाही हमेशा के लिए नहीं चलती। साल 1977 की शुरुआत में इंदिरा गांधी ने अचानक आपातकाल को समाप्त करने और देश में नए चुनाव कराने का फैसला तो किया। उन्हें लगा था कि विपक्ष पूरी तरह टूट चुका है और जनता डर के मारे उन्हीं को वोट देगी, लेकिन भारत की जनता ने अपनी वोट की ताकत से वह कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 1977 के चुनावों में जनता ने इंदिरा गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से हरा दिया। जी हाँ, इंदिरा गांधी खुद अपनी रायबरेली सीट से चुनाव हार गई, जिसे राजनारायण ने जीता था, और देश में पहली बार एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी और मोरारजी देसाई देश के नए प्रधानमंत्री बने। संविधान का 44वां संशोधन भविष्य के लिए सुरक्षा कवच। नई सरकार के आते ही सबसे पहला काम यह किया गया कि भविष्य में कोई भी प्रधानमंत्री दोबारा इस तरह देश को जेल खाना न बना सके। इसके लिए साल 1978 में संविधान में 44वां संशोधन किया गया और इस संशोधन के जरिए सरकार ने आपातकाल के नियमों को हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, अनुच्छेद 20
और 21 की अमरता को समझे तो कानून ने यह साफ लिख दिया कि देश में चाहे जैसा भी आपातकाल लागू हो, राष्ट्रपति भी कभी भी अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को सस्पेंड नहीं कर सकते। यानी अब इमरजेंसी के दौरान भी हर नागरिक के पास जीने का अधिकार रहेगा और पुलिस किसी को बिना जुर्म के जेल में नहीं रख पाएगी। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार अब हमेशा के लिए अमर हो गया। वही आंतरिक अशांति शब्द का खात्मा, संविधान के आंतरिक अशांति शब्द को हमेशा के लिए हटा दिया गया, क्योंकि इसी शब्द का बहाना बनाकर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी और इसकी जगह नया शब्द जोड़ा गया, सशस्त्र विद्रोह। यानी अब सिर्फ तभी आपातकाल लगाया जा सकता है जब देश के भीतर लोग हथियारों के साथ सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दे और कैबिनेट की लिखित मंजूरी। यह नियम बनाया गया कि प्रधानमंत्री अकेले अपनी मर्जी से राष्ट्रपति को कहकर आपातकाल नहीं लगा सकते। इसके लिए पूरे मंत्रिमंडल की लिखित मंजूरी होना अनिवार्य होगा। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट का प्रायश्चित एक 40 साल बाद गलती सुधारी गई थी। इसके बारे में जानते हैं। यद्यपि 1978 में कानून तो बदल गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का वह पुराना फैसला एडीएम जबलपुर अभी भी सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद था और उसे तकनीकी रूप से रद्द नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट को अपनी इस ऐतिहासिक भूल को सुधारने में एक 40 साल का लंबा समय लगा और साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट के सामने जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ का एक मामला आया। जी हाँ, जो कि निजता के अधिकार, राइट टू प्राइवेसी से जुड़ा हुआ था और इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की एक बहुत बड़ी बेंच कर रही थी। इस बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाते हुए आधिकारिक रूप से एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला 1976 के फैसले को पूरी तरह से गलत घोषित करते हुए इतिहास के कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। इस फैसले का सबसे खूबसूरत और भावुक मोड़ यह था कि इस 9 जजों की बेंच में एक जज थे, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। उन्होंने अपने फैसले में लिखा कि 1976 में एडीएम जबलपुर केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया बहुमत का फैसला पूरी तरह से गलत और हमारे देश के संविधान के खिलाफ था। जस्टिस खन्ना ने वही देश की असली कानून थी और दिलचस्प बात यह है कि 1976 में जिस जज जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ ने सरकार के डर से नागरिकों के खिलाफ फैसला सुनाया था, 2017 में उन्हीं के बेटे जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अपने पिता के उस फैसले को सार्वजनिक रूप से गलत ठहराते हुए देश में देश वालों से माफी मांगी और न्यायपालिका के माथे पर लगे उस पुराने कलंक को हमेशा के लिए धो दिया। जी हाँ, एडीएम जबलपुर का यह पूरा मामला हमें यहाँ सिखाता है कि लोकतंत्र कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक बार मिल गई तो हमेशा सुरक्षित रहेगी। लोकतंत्र और आजादी को बचाए रखने के लिए देश के नागरिकों और देश की अदालतों को हमेशा जागते रहना पड़ता है। जब देश की अदालतें सरकार के दबाव में आ जाती है तो नागरिकों की आजादी छीन जाती है और यहाँ केस हमें जस्टिस ए.आर. खन्ना जैसे महान इंसानों की याद दिलाता है, जो हमें सिखाते हैं कि जब पूरी दुनिया किसी ताकतवर के सामने घुटने टेक चुकी हो, तब भी एक अकेले इंसान का सच के साथ खड़ा होना पूरे इतिहास को बदलने की ताकत रखता है। और आज हमारा देश सुरक्षित है। हमारे पास यह गारंटी है कि सरकार चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, वह हमसे हमारे जीने का और हमारी आज़ादी का अधिकार कभी नहीं छीन सकती। और यही इस ऐतिहासिक केस के असली कहानी और इसकी सबसे बड़ी जीत है। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए द वॉच टीवी के साथ। नमस्कार।